इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान दिवस मनाती है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को सबसे ज्यादा ठेस भी इन्हीं ने पहुंचाया है। एसआईआर के बहाने वो करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं। संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश में अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ऑर्डिनरी जिसपे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो हमारी फौज है। रजांगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं, उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए, और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान, और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं, और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है, वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोंडा जिले में एसआईआर प्रक्रिया और उसकी समय सीमा को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच बीएलओ विपिन यादव की ड्यूटी पर मौत ने मामला तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया की कमान ऐसे लोगों को दे दी गई है जिन्हें अनुभव ही नहीं है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षा मित्र, और इतने कम समय में प्रक्रिया पूरी करना भी संभव नहीं है, इसलिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। मेरा नाम दीनानाथ त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व मंत्री और जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूं। आज मैंने एक ज्ञापन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दिया है जिला अधिकारी महोदय को कि एसआईआर जो कराया जा रहा है, इसका समय सीमा बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके कराने के लिए हड़बड़ी में चुनाव आयोग ने यह कार्य सौंपा है और कर्मचारियों पे थोपा है, अधिकारियों पे थोपा है। इसके पूर्व में कोई प्रशिक्षण सघन रूप से किसी कर्मचारी या बीएलओ को नहीं दिया गया।
इसमें तमाम ऐसे कर्मचारी लगाए गए हैं जिनको तमाम चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। उनको 2003 के बाद का जो 2003 से वो मांगी जा रही है मतदाता सूची, वो तमाम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है और इस तरीके से SIR का जो फार्म हड़बड़ी में भराया जा रहा है, हम ये समझ रहे हैं इसमें तमाम कमियां हैं। तमाम कमियों के साथ जाएगा, तमाम मतदाता इसमें छूट जाएंगे, तमाम परिवार के लोग छूट जाएंगे। इसलिए इसकी समय सीमा अवश्य बढ़ाई जाए और हमने मांग की है कि मार्च 2026 तक इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जो कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं और दबाव में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो इससे बच सकें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में सर्दियों के दौरान घने कोहरे की आशंका को देखते हुए दिसंबर से फरवरी तक ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव लागू किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य सुरक्षा प्राथमिकता रखते हुए चलने वाली लंबी दूरी की उन गाड़ियों का दबाव कम करना है जिनकी समानांतर सेवाएं उपलब्ध है, ताकि यात्रियों को वैकल्पिक विकल्प मिल सके और नेटवर्क पर भी भीड़ भाड़ नियंत्रण रहे। रेलवे ने प्रभावित अवधि के लिए समयबद्ध परामर्श जारी करते हुए जिनमें चयनित ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में कटौती, कुछ पैसेंजर सेवाओं को अस्थायी निरस्तीकरण और मांग के अनुसार चरणबद्ध बहाली और विशेष ट्रेनों के संचालन की संभावना शामिल है। आपको बता दें, कोहरे प्रभावित खंडों पर संचालन के दौरान दृश्यता और सिग्नलिंग सहायता जैसे सुरक्षा उपायों पर जोर रहेगा, जबकि यात्रियों से आधिकारिक पोर्टल पर प्रस्थान से पहले समय सारणी की पुष्टि करने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें, ये व्यवस्था 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी और स्थानीय परिस्थितियों और मांग के अनुसार आवश्यकता अनुसार अद्यतन की जा सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरदोई से है, जहां एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है। आपको बता दें, पचदेवा थाना क्षेत्र के अनंगपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रहे गन्ना भरे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार जिसका नाम विशाल है, 18 वर्ष का था, ओमवीर सिंह चौहान का पुत्र बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके 2 साथी सुतेश जो कि 24 साल का था और शिवम जो कि 22 साल का था, दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों सहित राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई है। परिजन और ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया और सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया है। हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर अब सामने आया है। आपको बता दें, हमारी टीम ने सरकारी शराब की दुकान के आवंटन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े और कूट रचित दस्तावेजों की गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया। इसके बाद आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा और आबकारी निरीक्षक रामवीर सिंह की शिकायत पर बलबीर सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच सामने आया कि अनुज्ञापी बलबीर सिंह ने विवेक कुमार के सर्टिफिकेट को एडिट कर अपनी फोटो और नाम पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया और सरकारी शराब की दुकान आवेदन जमा कराया। विभाग की मिलीभगत और फाइलों की अनदेखी ने इस फर्जीवाड़े को संभव बनाया। अब इस मामले में 7 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, ये सिर्फ एक शराब दुकान का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर भी सवाल खड़ा करता है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के तगाराय में महिला अधिवक्ता के साथ हुई चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, आरोप है कि अधिवक्ता को घर के बाहर जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वो मानसिक रूप से दहशत में आ गई है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब धमकी देने वालों ने अधिवक्ता के साथ सार्वजनिक स्थल पर जमकर मारपीट की।
अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने गाली गलौज का विरोध किया, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। घटना की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, जो बढ़ते विवाद का रूप ले लिया। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस घटना ने महिला सुरक्षा और कानून की चुनौतियों पर भी सवाल उठाए हैं और न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर जिला अस्पताल में मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां डिबाई और सलेमपुर थाना क्षेत्र की दो रेप पीड़ित महिलाएं लगातार 2 दिनों तक मेडिकल परीक्षण के लिए भटकती रही। थाना पुलिस के बार बार अस्पताल पहुंचने के बावजूद मेडिको लीगल टीम रिपोर्टेडली बिना किसी ठोस कारण के उनका परीक्षण टालती रही, जिससे पीड़िताएं मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि नाबालिग पीड़िता की मां तनाव के कारण अस्पताल परिसर में बेहोश होकर गिर गई। परिवारजनों और लोगों ने शिकायत लेकर पुलिस तक पहुंचे, जिसके तत्काल हस्तक्षेप पर दोनों पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्था और संवेदनशील मामलों के प्रति अधिकारियों के रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां लाल गोविंद यादव जम्मू कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर गांव कुसमरा पहुंचते ही कोहराम मच गया। आपको बता दें, सैकड़ों मोटरसाइकिलों का काफिला तिरंगा लिए नारे लगाते हुए शव यात्रा में शामिल हुए। 30 वर्षीय गोविंद यादव 2014 में भारतीय सेना में नायक पद पर भर्ती हुए थे। आपको बता दें, 22 तारीख को मुठभेड़ के दौरान शहीद होने की सूचना परिवार को मिली। पिता ने बताया कि पहले उन्हें चोट लगने की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में बेटे का शव गांव लाया गया। पत्नी और 4 साल की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान और स्थानीय विधायक ने कहा कि शहादत पर गम के साथ गर्व भी है। आज सुबह पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजौरी सेक्टर पर 3 दिन पहले वहाँ एक मुठभेड़ हुई थी, वहाँ पर वो शहीद हुए हैं। उस शहीद को नमन करने के लिए इस गांव सहित पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसके इंतजार में सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कब सूचना मिली आपको? परसों के दिन शाम टाइम सूचना ये मिली कि चोट लग गई है, आप आकर के देख जाएं। फिर इसके बाद बच्चा छोटा वाला गया था कानपुर तक। इसके बाद फिर साहब भाई ने मना करके वहाँ जाना नहीं, जो कुछ होगा तो वो लोग खुद लाएंगे। क्या हुआ है? आज 23 तारीख को खबर मिली कि हमारा गांव का वीर सपूत जम्मू कश्मीर राजौरी में जो शहीद हो गया। आज हमारे पूरा क्षेत्रवासी, पूरा जिला, पूरा गांव शोक की लहर पर डूबा हुआ है और हमें गर्व भी है कि हमारा सबूत देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया है। तो हमारा गर्व भी है और दुख भी है, दोनों हमें साथ साथ बहुत हो रहा है। कितने बच्चे थे? एक उनकी बच्ची है जो 5 वर्ष की है और सन 2012 में इन्होंने भर्ती हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 41 माओवादियों के कैडरों ने हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख का इनाम घोषित था। इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 सहित महिला और पुरुष समेत कई उच्च स्तरीय पदों के कैडर भी शामिल है। कैडरों ने राज्य शासन की पूना मार्गे पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सक्रियता से प्रभावित होकर मुख्य धारा अपनाई है। जनवरी 2025 से अब तक 560 माओवादी समर्पण कर चुके हैं, जबकि 528 गिरफ्तार और 144 मुठभेड़ में मारे गए हैं। सभी 41 कैडरों के पुनर्वास हेतु विधिक प्रक्रिया जारी है और प्रत्येक को 50,000 रुपए की त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। पुलिस और केरूपू बलों के संयुक्त प्रयासों ने शांति, संवाद और विकास आधारित अभियान को सफल बनाया है।
बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतारी गरिया बंदमापाड़ा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। इसमें बटालियन और अलग अलग कंपनी, ACM और PLG मेंबर, PM पार्टी मेंबर, इसके अलावा RPC के अध्यक्ष और मिलिशिया पार्टी कमांडर कुछ लोग भी सरेंडर किए। तो मैंने बात किया था कि पहला जैसा आपका सवाल था कि जो अलग अलग संगठन से शामिल हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि PLG बटालियन से भी शामिल हैं और साथ में अलग अलग कंपनी से भी शामिल हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो साथ में जो बड़े लीडर्स के साथ में भी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में अलग अलग घटनाओं में जैसे PLG बटालियन 1 की बात करें तो जितने भी बड़े घटनाएं थे सब में वो शामिल थे, तो वो घटनाओं में शामिल रहे हैं। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो क्षेत्र जिसमें अभी जो नक्सलवाद कुछ बचा हुआ है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो साउथ सब जोनल ब्यूरो होता है, साउथ सब जोनल ब्यूरो में 2 डिवीज़न आते हैं, जो पश्चिम बस्तर डिवीज़न और साउथ बस्तर डिवीज़न दोनों आते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां आज कलेक्ट्रेट में बीते 21 नवंबर को भारत सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड नोटिफिकेशन को मजदूरों और जन विरोधी बताते हुए सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन यानी CICU के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशलेंद्र पांडे ने इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से जन विरोधी बताते हुए अपने दर्जनों सहयोगियों के साथ DM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की और इसके विरोध में अपनी 32 सूत्रीय मांग DM को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने चेताया कि यदि इनको नहीं बदला गया तो इसके विरोध में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। लेबर कोड के खिलाफ CITU का जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, सरकार पर मजदूर विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया गया है। ये धरना 21 तारीख को 21 नवंबर को जब भारत सरकार ने 4 लेबर कोड का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, उसको हम लोगों ने काला दिन उस समय मनाया और 24 तारीख को हमने सिंबॉलिक प्रधानमंत्री को जो है ज्ञापन दिया है। आज 26 तारीख को, चूंकि ये 5 वर्ष हो रहा है किसान सभा का जो धरना हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली बॉर्डर पर, उसकी एक तिथि मनाई जा रही है जिसमें 700-800 किसानों की जो है हत्या एक तरीके से उसको मानी जाएगी हुई है। और उसी तरीके से जैसे किसानों को बर्बाद करके ये सरकार ने छोड़ा है और किसान मूवमेंट पर गए और उनके कानून को उन्होंने वापस लिया, वापस क्या लिया उन्होंने, उसको अबेंस में डाला है, ठंडे बस्ते में डाला है। उसी तरीके से ये जो 4 लेबर कोड ये सरकार ने लागू किया 21 तारीख को, हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी हैं और ट्रेड यूनियन के सारे लोग, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन 10 हैं, वो सारे लोग इसका विरोध। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर आगरा से है, जहां थाना एकता पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इस दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार ये आरोपी गत 19 नवंबर को हुई मोटरसाइकिल लूट के मामले में वांछित थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल और तमंचे बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ थाना एकता क्षेत्र के इनर रिंग रोड और सर्वेश स्थित देवरी गढ़ी पुलिया के पास हुई है। पुलिस का कहना है कि सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते ये लुटेरे पकड़ में आ गए हैं। थाना एकता क्षेत्र में 19 नवंबर 2025 को एक बाइक लूट की घटना हुई थी। उसके कुछ दिन बाद एक मोबाइल भी लूटी गई थी। तो इस तरह से इन दोनों घटनाओं के वर्कआउट के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा SOG और सर्विलांस टीम, सिटी जोन तथा थाना एकता की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि जो अपराधियों द्वारा ये घटनाएं की गई हैं थाना क्षेत्र में, उनके द्वारा आज फिर एक घटना करने की कोशिश की जाएगी। इस सूचना पे संयुक्त टीम द्वारा
यहाँ गढ़ी देवरी पुलिया के पास कामिंग की जा रही थी और वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइक पे सवार 4 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने के इशारा करने पे उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा टीम द्वारा फायर करने पे 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। उनको गिरफ्तार करने पे उनका नाम सुंदर व सूरज उनके द्वारा बताया गया, जिनके पास से घटना में जो लूटी गई बाइक थी वो बरामद हुई तथा इनके साथ जो 2 अन्य अभियुक्त थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से जो मोबाइल लूटा गया था वो बरामद हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बसनी गांव ने अनोखी पहल करते हुए 18 वर्षीय बधाई दी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव के विकास के लिए करीब 15 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सुमन उपाध्याय ने 3 इंटरलॉकिंग सड़कों का उद्घाटन किया और शिलापटों पर अपना नाम अंकित कराया, जो उनके योगदान की याद दिलाते रहेंगे। इस पहल के पीछे महिला प्रधान का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। सुमन उपाध्याय अब नियमित रूप से गांव की गतिविधियों में सक्रिय हैं और विकास कार्यों में सहयोग कर रही हैं। बसनी गांव पहले भी स्वच्छता और अन्य उपलब्धियों के लिए चर्चा में रहा। ये कदम साबित करता है कि उम्र किसी के अवसरों की बाधा नहीं बनती और सही सोच समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। हमने तो इनको जो कि महिला सशक्तिकरण के हिसाब से चल रहा था उसके हम लोग जो कि डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, जो कि बसनी के डॉक्टर भी हैं, तो उनकी पत्नी से हम लोग मिले तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि आप लोग का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, इससे कि अगर काश हम भी एक दिन का हम भी प्रधान होते। तो हमने लगा कि कहीं महिला सशक्तिकरण चल रहा है, इसके हिसाब से हमने सोचा कि क्यों ना इनको एक दिन का प्रधान बनाया जाए। इससे देश में हमारा एक अलग ही विचार चलेगा कि नहीं भाई कुछ तो अलग हम लोग करके 5 सालों में जो है कुछ तो अलग करके जाएंगे, इसलिए हम लोग इनको एक दिन का प्रधान बना। अब रुक करते हैं अगली खबर के। अलीगढ़ में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में एकत्रित हुई कार्यकर्तियों ने प्रदेश सरकार से उनका मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्तियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल पर चली जाएंगी। जिला मुख्यालय पर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन SCM प्रथम को सौंपा और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।